नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं ज्योग्राफी के साथ साथ बिहार के कुछ प्रश्नों पर, जो कि 25 प्रश्नों का समूह है। मात्र 25 प्रश्न है, लेकिन एकदम बेहतरीन सीरीज लेकर के आए हैं। 25 प्रश्नों को आप देखेंगे, लेकिन आपको कम से कम 100 प्रश्नों को हल करने का हम ताकत दे जाएंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन सीरीज है। एकदम लगातार देखिए 25 प्रश्नों का हम सेट लेकर के आए हैं। आप पीछे वीडियो को देखें, अगर नहीं देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर के, तो एक एक वीडियो को जरूर देखिए। एकदम बहुत ही उपयोगी है। प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, आपको खास करके अगर बात करें बिहार से लेकर के देश के किसी भी कोने में जो भी एग्जाम होते हैं, वहाँ सब में आपको ये जो है काम देने वाला, क्योंकि ज्योग्राफी एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए लेकर के आए हैं। चलिए शुरुआत करेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे। जब हम शुरुआत करेंगे उससे पहले आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न राज्य में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। एकदम ज्योग्राफी से लेकर के आप कहिए इसको करंट भी मान सकते हैं। एकदम देखिए, जो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की अगर बात करें, देखिए तो इससे पहले अभी जो है ना कर्नाटक था, लेकिन अगर वर्तमान की अगर बात कर लें तो ये आपको राजस्थान 1 नंबर पर चला गया। ठीक है, याद रखिएगा आपका आंसर क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान अभी जो है लगभग 1745 मेगावाट जो है, 1745 मेगावाट का जो है अभी सोलर ऊर्जा का मतलब प्लांट का क्षमता है। ठीक है, इस चीज़ों को समझ लीजिएगा। अक्षय ऊर्जा जो होता है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? सबसे अधिक अगर कह दें तो बड़ा स्रोत उसका सोलर ऊर्जा ही होता है, सौर ऊर्जा ही होता है, सौर ऊर्जा ही होता है। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, यहाँ पर पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के स्रोत है उसमें सबसे बड़ा अगर है तो वो सूर्य है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सूर्य है, यानी सौर ऊर्जा ही। इसे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात कर लेंगे, देखिए ये आपको कुल मिलाकर के बात करें तो लगभग आपको कुछ जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा से, कुछ पवन ऊर्जा से, कुछ बायोमास से, इन सब से उपयोग में ऊर्जा को लाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कह दें तो सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा में सबसे ज़्यादा पहले था कर्नाटक, लेकिन अभी जो है राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि खनिज और जिले निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? यहाँ जोड़ों को सही कहता है लाइमस्टोन, कहता है कैमूर। देखिए ये बिल्कुल सही जवाब है आपका, और आपका आंसर ए ही होगा। लाइमस्टोन जो है बिल्कुल कैमूर में ही पाया जाता है। देखिए लाइमस्टोन जो है ये पूरी तरीके से ऐसा खनिज है, यानी जो ऐसा कहिए खनिज है जो सीमेंट के लिए कह दीजिए, या सीमेंट के लिए कच्चा माल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सीमेंट के लिए आपको ये कच्चा माल के रूप में लाइमस्टोन कार्य करता है। बिहार का जो दक्षिण पश्चिम भाग है उसमें आपको विघ्न शैल यानी चूना पत्थर का बहुत ज़्यादा भंडार है। चूना पत्थर का ज़्यादा भंडार है कहाँ पर? तो दक्षिण पश्चिम भाग में। अगर बात करेंगे, देखिए कैमूर और रोहतास जो दो जिले ऐसे हैं, कैमूर के साथ साथ रोहतास की अगर बात कर लें तो ये दोनों आपको जो है पूरी तरीके से चूना पत्थर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर और रोहतास में ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, इसी वजह से चूंकि इधर ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है, इसी वजह से इसी के क्षेत्र जो आपको झीक पानी है, ठीक है, झीक पानी है आपका, बंजारी है, ये सारे क्या है? सीमेंट उद्योग है। ठीक है, सीमेंट उद्योग है यहाँ पर। अच्छा, गया की अगर बात कर रहे हैं, देखिए गया में क्या होता है? गया में आपको मुख्य रूप से अबरक पाया जाता है, अबरक। ठीक है, गया में अबरक, उसके बाद आपको क्वार्टजाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्वार्टजाइट पाया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको कहाँ पाया जाता है? गोवा में। भागलपुर के लिए क्या प्रसिद्ध है? देखिए भागलपुर के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है? तो चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी है प्रसिद्ध। ठीक है, चीनी मिट्टी प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ क्या? सजावटी पत्थर जितने भी होते हैं, सजावटी पत्थर ये आपको कहाँ से संबंधित है? तो ये आपको भागलपुर से संबंधित है। इन सब को भी आपको ध्यान रखना है। मधुबनी की अगर बात करेंगे तो मधुबनी तो पेंटिंग के लिए है, आपको पता ही है, मधुबनी पेंटिंग एकदम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये सही नहीं है कह रहा है। ठीक है, आप यहाँ देखिए जो ऑयल रिफाइनरी है ये बरौनी में है, बिल्कुल सभी लोग जानते होंगे। सीमेंट बंजारी अभी जस्ट आपको बताया गया। फर्टिलाइजर जो है ये भौराही है, ये भी सही है आपका। तो बचा कौन सा? तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ये सही नहीं। रेल डिब्बा जो है और अभियांत्रिकी ये भागलपुर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानिए डिटेल्स में। आपको जो है भागलपुर में सिल्क उद्योग भी है। क्या है? सिल्क उद्योग है। सिल्क उद्योग के बारे में आप जानते होइएगा, तो भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेशम का भी उत्पादन होता है जिसका नाम है तसर रेशम। कौन सा रेशम?
तसर रेशम, ठीक है। भागलपुर को रेशम का शहर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तसर नामक रेशम की उत्पादन होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। भागलपुर में एक जो है गंगा डॉल्फिन का जो प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया, करेंट एकदम ध्यान रख लीजिए। भागलपुर में पूछेगा प्रश्न, गंगा डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भागलपुर में है। भागलपुर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंडलूम क्या है? हैंडलूम एवं पावर लूम के लिए भी जाना जाता है भागलपुर, ठीक है। हैंडलूम और पावर लूम के लिए, तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़े सर, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर मधुबनी है, भागलपुर है, उसके बाद आपके ऑप्शन पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर एकदम पश्चिम चंपारण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी जान लीजिए। जो पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है ना, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये नेपाल से जुड़ा हुआ है। नेपाल से कहाँ से जुड़ा हुआ है? नेपाल से। और नेपाल से आप जानते ही जो भी क्षेत्र जुड़ा हुआ है उधर पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा है। क्या है? पहाड़ी इलाका ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसमें हिमालय से निकलने वाली जितने भी नदियां हैं ना, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां, वो सारी नदियां जो है वो आपको क्या करती है, वहाँ से जो निकलती है तो ये आपको पूरी तरीके से ले करके उधर से आती है। क्या लेकर के आती है? तो पीडमोंट स्वैम्प जो मिट्टी है आपका वो लेकर के आती है, ठीक है। पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये मिट्टी लेकर के आती है, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब पश्चिम चंपारण जब आता है तो पश्चिम चंपारण जैसे ही आएगा तो ये आपको भूलने वाली बातें नहीं है। एक भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है, जिसको हम कह सकते हैं, सॉरी भारत नहीं, बिहार का एकमात्र कह सकते हैं, जो नेशनल रूप में है, ठीक है, नेशनल टाइगर रिजर्व जो है एकमात्र, वो पश्चिम चंपारण में ही है, जिसका नाम क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नाम है। क्या नाम है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नाम है। इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार में 12 वन्य जीव अभयारण्य है, 12 वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन एक ही है नेशनल, आपको पार्क कहिए, नेशनल रिजर्व कहिए, वो है, ठीक है, एक ही नेशनल रिजर्व है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला प्रश्न है। 5वां नंबर कहता है, बिहार के निम्न में से कौन सा ऐसा यानी प्रशासनिक विभागीय जोड़ा है जो गंगा नदी नहीं बहती है, जहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है? आपके पास देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए। क्या दरभंगा, मुंगेर है, पूर्णिया, भागलपुर है, तिरहुत, सारण है, कोसी, मगध है? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा, जो कोसी और मगध का क्षेत्र है, यहाँ से आपको जो गंगा नदी है वो नहीं बह रही है, ठीक है। अब क्यों नहीं बहती है? देखिए, तो गंगा नदी जो है वो बिहार के मध्य भागों से गुजर रही है। किस भागों से गुजर रही है? मध्य भागों से। और जो मध्य भागों से गुजरेगा तो ये मध्य भाग में है ही नहीं, ठीक है। एक का क्षेत्र अलग है, दूसरा का क्षेत्र अलग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चूंकि हम गंगा नदी पर हैं तो जान लीजिए बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। कितना है? और प्रवेश कहाँ करती है? तो बक्सर में प्रवेश करती है बिहार में। और निकलती कहाँ से है? तो भागलपुर से निकल जाती है, भागलपुर से निकल करके और झारखंड में मिल जाती है। इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार में और बहती है किस दिशा में? तो ये आपको पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न जनजातीय से संबंधित है। कहता है जनजाति और जिला का जोड़ा दिया गया है आपके सामने में। अब कौन सा जनजाति है और कौन सा जिला है जो जोड़ा उसका सही नहीं है? देखिए संथाल की बात करें अगर, और बांका, मुंडा जमुई, उरांव सुपौल, खरवार भागलपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। अगर आप बात करेंगे इसमें तो ये जोड़ा जो सही नहीं है वो उरांव और सुपौल का जोड़ा सही नहीं है। अब उरांव फिर पाया कहाँ जाता है? बिहार में अगर बात कर लीजिए तो सबसे ज़्यादा जो है आपको गोंड जो है सो जनजाति छपरा, चंपारण, रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पर? गोंड जो है आपको गोंड जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो छपरा, चंपारण, और उसके बाद कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है। अब खोंड की बात कर लीजिए, एक एक करके देखेंगे। खोंड की बात कर लीजिए, खोंड आपको मुंगेर में, बांका में, भागलपुर में पाया जाता है। अब यहाँ देखिए संथाल है, संथाल जो है आपको पूर्णिया, भागलपुर और सहरसा में पाया जाता है। ये आपको बांका नहीं है सही, ये पूर्णिया में पाया जाता है, ठीक है, भागलपुर में और सहरसा में पाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब मुंडा की बात अगर कर लेते हैं तो मुंडा कहाँ पर? तो ये मुंडा आपको बक्सर में पाया जाता है। बक्सर के साथ साथ कहाँ पर पाया जाता है? तो रोहतास में थोड़ा पाया जाता है, और उसके बाद जमुई में थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो ये मुंडा हो गया आपका, ठीक है। इन सब को आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए तो आपका इसका आंसर कौन सा हो गया?
कौन सा आंसर हो गया, तो उरांव वाला आंसर हो गया। उरांव सुपौल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? अब ये तो पता होना चाहिए आपको, 7.27% जो है ये वन्य क्षेत्र की सीमाएं हैं, मात्र 7.27। देखिए 33% कहता है अगर रहेगा जहाँ पर भी वो मतलब एकदम बिल्कुल वातावरण वहाँ का स्वच्छ रहेगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको देख लेना है। बिहार में सर्वाधिक अगर बात कर लें, सबसे ज़्यादा जो है कैमूर में वन है, कैमूर में और कितना है, तो 33% एकदम है, एकदम ये देखिए परफेक्ट है। बिहार में अगर बात कर ले, जो आपका कुल क्षेत्रफल, तो आपको पता है बिहार का कितना होता है, कुल क्षेत्रफल होता है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसमें 6,845 वर्ग किलोमीटर पर ही मात्र वन है, 94,000 में 6,000 पर है मात्र। तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा आपको, लगभग 7% के आसपास ही होता है, नहीं 9,763 होता है, 68 आ गया, तो लगभग 7% के आसपास ही हो रहा है, नहीं 7.27 एकदम याद रखना है, ठीक है इन बातों को। हरियाणा एक ऐसा जो है सो राज्य है जहाँ पर सबसे कम वन का प्रतिशत है, जो 3.58% है। देश में अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। लेकिन मिजोरम की अगर वहीं पर बात कर लें, तो मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 85.41% वन पाए जाते हैं, यानी वन सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब आपको पता ही है बिहार में वर्षा की जो मात्राएँ होती है वो किशनगंज में सबसे ज़्यादा होता है, और वर्षा के आधार पर ही प्राकृतिक वनस्पति को दो भागों में बांटा जाता है। किसको, दो भागों में, किसको, वनस्पति को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब भौगोलिक क्षेत्रफल की बात आ रही है इसलिए ये सभी बता देते हैं आपको, जिसमें आर्द्र पर्णपाती होता है और एक शुष्क पर्णपाती होता है, इसे भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कहता है किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय जो है उद्यान स्थित है? अभी जस्ट आपको बताया गया है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, पश्चिम चंपारण में। अगर बात कर ले, देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से ये स्थित है, कौन सा, वाल्मीकि टाइगर। ये आपको लगभग जो नेपाल का सीमा है, नेपाल के सीमा जहाँ पर बेतिया है, बेतिया से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बेतिया से 100 किलोमीटर है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 में, 1978 में हुई थी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण, ठीक है, 1978 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 898.4 किलोमीटर है, ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर का ही है, ठीक है। अब एक दो चीज़ें और जान लीजिए, यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या हमने बताया आपको 12 है। अब उदयपुर में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य वैशाली में है सर, कहाँ पर है, वैशाली में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, वैशाली में। एक बरैला झील है, कहाँ पर है, बरैला झील है, जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से है, कौन सा, बरैला झील, और ये इसका नाम क्या है, तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है सर, ये कहाँ पर, तो ये भी वैशाली में है, ये वैशाली में ये भी है, तो वैशाली ये भी ध्यान रखिएगा आप। एक बरैला झील हो गया। अब एक चीज़ और जान लीजिए, देखिए एक आपका हो गया कौन सा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभी आपको बताएगा कि भागलपुर में है कि नहीं, भागलपुर में है गंगा डॉल्फिन। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। एक बन गया है अभी जस्ट परमार नाम से, परमार डॉल्फिन, वो कहाँ बना है, अररिया में बना है, परमार, ये भी याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि जो निम्न में से किस महाद्वीप की सबसे अधिक देश है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। महाद्वीप की अगर बात कर लें तो जो सबसे अधिक देश है वो आपको कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। क्या कितना देश है अफ्रीका में, तो अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा और 54 देशों की संख्या है इसमें, 54 की। एशिया की अगर बात कर लें तो एशिया में 50 ही देश है। उत्तरी अमेरिका की बात कर लें, उत्तरी अमेरिका यूए का, तो उसमें 23 देश हैं। दक्षिणी अमेरिका की अगर बात कर लें, साउथ अमेरिका का, तो उसमें हो जाएगा आपका कुल मिलाकर मात्र 15 हो जाएगा। और यूरोप जो देश है, यूरोप में कितने हैं, 44 देश हैं। तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, और टोटल देशों की संख्या लगभग 244 मानी जा रही है, 244 है देश टोटल। अब इसको जोड़ करके देखिए, जो बच जाएगा उसको घटा लीजिएगा 240 में जितना होगा, वो आपको कहाँ पाया जाता है, तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया द्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम देश है। लगभग 6 राज्य माने जा रहे हैं, 6 राज्य ही उसमें है, कुछ जो है सो अलग से उसके साथ जुड़े हुए चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, उसमें क्या था कि टोटल 195 देश जो है वो क्या है, वो मान्यता प्राप्त कुल देश हैं, 195 देश, जिसमें 193 जो है वो यूएन का भी सदस्य हो चुका है। 2 देश ऐसा है
कौन कौन सा 2 देश ऐसा है जो अभी तक उसका मतलब नहीं लिया है, सूची में नहीं गया, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस की सूची में नहीं गया? वो वेटिकन सिटी और ताइवान है। कौन सा? वेटिकन सिटी और ताइवान, ये 2 ऐसे देश हैं जो यूएन के लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं हुए। आइए बढ़ते 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी प्रतिशत में कुल आबादी की तुलना में सर्वाधिक है? अभी जस्ट आपको बताया गया है, ये कहने की कोई बात ही नहीं है। मिजोरम में आपको अभी जस्ट बताया गया कि सबसे ज़्यादा मिजोरम में इसकी आबादी पाई जाती है। ठीक है, ये 2011 के जनगणना, अभी 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, तो फिलहाल इसी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक अगर बात कर लें तो 5 राज्य जो टॉप पर हैं उसमें मिजोरम प्रथम स्थान पर है। मिजोरम के बाद आपका मेघालय आ जाता है। मेघालय से पहले यानी नागालैंड आ जाता है। नागालैंड 86 है और मेघालय जो है आपका 86.1 ही है। ठीक है, ये 86.5 है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है और अंतिम मणिपुर 35% पर है। तो ये देखिए जनजातियों की संख्या का क्रम आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी जो है आपका में औपचारिक रूप से कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। कोई भी SC ST जो है आपको इसमें निवास नहीं करती है। कहाँ पर? तो 4 जगह देखिए औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से तो रह ही रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से कोई नहीं रह रहा। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न कहता है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक की अगर बात कर लें तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? देखिए अगर बात कर लें, देखिए चिकमगलूर है, ये भी आपको कर्नाटक में है। कुर्ग भी है, बाबा जो बुदनगिरी है ये भी आपको कर्नाटक में है। नहीं कौन सा है? ये नहीं है आपका पुलनेज। कौन सा नहीं है? पुलनेज जो है ये आपको कर्नाटक में नहीं है। पुलनेज फिर है कहाँ? तो पुलनेज जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र में है और ये आपको तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के पर ये आपको क्षेत्र है। ठीक है, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में। कर्नाटक जो है कॉफ़ी उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर चल रहा है। कर्नाटक कहाँ चल रहा है? कर्नाटक आपको चल रहा है, कर्नाटक प्रथम स्थान पर चल रहा है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी उत्पादन में आपको ये 3 जो आपको बताएगा, चिकमगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी, ये पूरी तरीके से अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, अगर बात करें सबसे उच्च कोटि का कहवा तो अरेबिका कहवा होता है। अरेबिका, ठीक है, क्या होता है? अरेबिका, ये अरेबिका कहवा होता है जो सबसे क्या होता है? सबसे एकदम उच्च कोटि का होता है कहवा। इसमें 2 किस्म होते हैं, जिसमें रोबस्टा होता है और लिबेरिका होता है। कौन कौन से होते हैं? रोबस्टा और लिबेरिका, ये दोनों होते हैं। इसे भी आपको ध्यान रखने। आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें भारत में जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? देखिए शुरुआत की अगर बात करें, पहले तो कच्छ था ही, जो कहाँ का है? तो गुजरात का कच्छ था। लेकिन अभी अगर बात करें तो लेह हो गया। अभी आपका आंसर क्या होगा? लेह होगा, याद रखिएगा। लेह जो है ये सबसे बड़ा अभी आपका फिलहाल क्या बन गया है? जिला बन गया है। अब देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं इसको, इसलिए अब यहाँ पर देखिए इसका जो कुछ भाग है वो आपको POK और चीन के हिस्से में भी है, ठीक है, दोनों ने पकड़ रखा है। सबसे पहले कितना था? ये कच्छ का था, आपको पता ही है। कच्छ जो है लगभग 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितना? 45,000। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लेह है जिसका क्षेत्रफल कितना था? यानी देखिए गुजरात में जो कच्छ जिस समय में था उस समय में लगभग 45,652 था। ठीक है, और जो आपका 45,110 था वो किसका था? वो आपका था लेह का। ठीक है, सबसे बड़ा में लेह का। लेकिन अभी पलट गया है। ठीक है, अभी क्या हुआ है? पलट गया। लेह 1 नंबर पर चला गया है और दूसरे नंबर पर वो हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। लोकसभा की अगर बात कर ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा जो है, बड़ा लोकसभा ये लद्दाख में है। क्या है? लद्दाख में, ये लद्दाख में। ठीक, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। देखिए भारत में किस वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? यानी भारत के किस राज्य में कहता वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा? यहाँ पर देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में। क्या है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, कितना है? तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 96 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। आपको बता दिया गया कि बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। हमें अभी जस्ट बताए हैं आपको। ठीक है, ध्यान में है कि नहीं? जल्दी से जल्दी कमेंट करिए हमको। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं? उत्तर की ओर बात हो रहा है।
तो उत्तर की ओर देखिए बहने वाली जो होती है वो एक नहीं कई नदियाँ हैं, यानी बागमती भी है, बागमती भी है ये आपका, कमला भी है ये आपका, ठीक है, बागमती भी हो गया, कमला भी हो गया, कोसी भी है, गंडक भी है, ये सारे के सारे उत्तर में। इनमें से एक से अधिक आपको ई ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए ई ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ये आपको पता होना चाहिए। अटल टनल जो है काफ़ी चर्चित रहा है कुछ दिन पहले, वो आपको कौन सा हो जाएगा आंसर? ये पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये अब देखिए क्यों चर्चित रहा है, तो लगभग इस पर 9.02 किलोमीटर का जो है ना लंबा यहाँ पर एक दर्रा बना है, रोहतांग दर्रा के नाम से, रोहतांग, जहाँ पर पुल का निर्माण हुआ, रोहतांग दर्रा, ठीक है, ये बना है। इसलिए इसका नाम बदल दिया गया है और नाम हो गया है अटल टनल। पहले कुछ दूसरा नाम था, अभी अटल टनल हो गया है, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी सुरंग में से एक है, सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी ही मान लीजिए ना, विश्व की सबसे बड़ी क्या है, बड़ी क्या है ये, बड़ी आपका दर्रा कहिए इसको, या क्या कहिए, सुरंग कहिए इसको, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान रखना। ये है कहाँ, तो ये आपको मनाली के आसपास है, ठीक है, जो मनाली से स्पीति को जोड़ने का कार्य करती है। यह टनल हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है, तो पूर्वी पीर पंजाल में ही स्थित है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश में ही है, इसे भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। कहता है व्यवसाय करने से क्या कहता है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की एक रिपोर्ट आई है। क्या है, 2020 की एक रिपोर्ट आई है व्यवसाय करने की सरलता पर। अब रिपोर्ट के अनुसार जो कौन सा है क्रम में सुधार, कौन से क्रम में हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। पहले 77वां था, अब 63वां हो गया 2020 के अनुसार। क्योंकि करंट अफेयर्स 20-21 के पूछ रहे हैं, तो 20 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने लाने का कार्य किया है। अब थोड़ा सा और इसमें जान लीजिए। विश्व बैंक द्वारा जो है व्यापार सुगमता की दृष्टिकोण से ये जो है रैंक जारी किया जाता है। 190 देशों की सूची होती है, जिसमें 63वां स्थान पर है। पहले 77 पर था, तो लगभग 14 स्थान खिसका है, ठीक है। सबसे एक नंबर पर अगर बात कर ले, पहले नंबर पर कौन सा है, यदि बात कर ले सबसे एक नंबर पर, तो 71 नंबर के साथ जो है आपको कौन सा है व्यापार में सुगमता के मतलब शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड एवं सिंगापुर है, न्यूजीलैंड और सिंगापुर है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न को देखेंगे। 190 देशों में से कितने हैं, कितने देश, यानी 63वें नंबर पर है। अब देखिए कहता है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाखा का प्रवाह बढ़ने के लिए वर्ष 2020-21 का क्या लक्ष्य रखा गया है। देखिए 2020-21 में जो है 15 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, 15 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। जो केंद्रीय बजट है उसमें जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बिना किसी बाधा वाली राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला के लिए क्या किया, भारतीय रेलवे एवं नगर विमानन मंत्रालय ने क्रमशः क्या किया, किसान रेल एवं कृषि उड़ान की शुरुआत की। किसान रेल एवं कृषि क्या है, उड़ान की शुरुआत करी। इसे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक जो है 100 बैंकों में शामिल है। अगर बात करें, देखिए 100 बैंकों की बात अगर होती है तो आपको भारत का जो है भारतीय स्टेट बैंक जो है, जो SBI हम कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 55वें स्थान पर है। कहाँ, 55वें स्थान पर। बैंकों की सूची जो है जारी करने का जो पावर है वो भारतीय बैंक की है। किसकी है, भारतीय बैंक की, ठीक है, भारतीय बैंक की है ये, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए 18 जो है बैंक को राष्ट्रीयकृत रूप से, यानी चीन की अगर बात कर लें, चीन में जो है 18 बैंक और अमेरिका के 12 बैंक इसमें शामिल है, ठीक है। भारत दुनिया की 6ठे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जबकि दुनिया के शीर्ष 100 वैश्विक बैंकों में भारत का केवल एक बैंक है, ठीक है। इतने बैंक हैं लेकिन भारत का सिर्फ एक है, ऐसा क्यों? अगर बात करें सबसे ज़्यादा तो चीन का है, कितने, 18, अमेरिका के कितने हैं, तो वो हैं 12। इसे भी आपको ध्यान रखने हैं। अब इसमें देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2025 तक कितना, 2025 तक विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है और 2030 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए ख्वाब देख रही है, 2030 तक, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में नई योजना
यानी जो निर्भीक है घोषित की है अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होता है। अब याद देखिए 20-21 की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, 2020 और 21 की बात हो रही है। निर्यात क्षेत्र जो है इस योजना से लाभान्वित भी हो रहे हैं, इस योजना से निर्यात क्षेत्र भी लाभान्वित हो रहे हैं। भारतीय निर्यात साख प्रत्याभूति निगम जो होता है यानी ECGC, इसकी जो संस्थाएं हैं वो निर्भीक नाम से एक योजना लागू करी है। क्या करी है, निर्भीक नाम से एक योजना लागू करी है। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार दिया गया था, कहाँ पर दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है 2 जनवरी 2020 को तो दिया ही जाता है, पता ही है 2020 को दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए भारत सरकार ने क्या किया है, 2 जनवरी 2020 को जो बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार मक्का एवं गेहूं के उत्पादन के लिए दे दिया है। तो मक्का और किसके, गेहूं के उत्पादन के लिए इसको दिया गया है, ठीक है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। बिहार का वर्ष 2016-17 जो है उसमें अगर बात कर लें तो वो उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे, बढ़ें आगे। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा। यानी मक्का गेहूं, आपका आंसर क्या था, ए था, ए मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना, देखिए कौन नहीं जानते हैं, अभी 7 निश्चय योजना 2.0 चल रहा है, नहीं दूसरा सेशन चल रहा है। इसमें कहता है महिला रोजगार के लिए, साफ पानी के लिए, सभी परिवारों को बिजली उपलब्ध के लिए, बाल कल्याण के लिए, इनमें से कोई नहीं। 7 निश्चय योजना जो है पूरी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें जो है महिलाओं के रोजगार से संबंधित है, किससे, महिलाओं के रोजगार से संबंधित है, ठीक है। साफ पानी से नहीं, परिवार बिजली आपूर्ति नहीं, इन सब से नहीं है, महिला रोजगार से संबंधित है। कौन सा, तो 7 निश्चय योजना। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में क्या किए, सड़क से लेकर नाली तक का निर्माण कराने का वो आदेश दे दिए और शुद्ध पेयजल की सप्लाई कराने का भी आदेश दिए थे। 7 निश्चय योजना का उद्देश्य बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। इसका लक्ष्य क्या है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर रखा गया था, पहला अधिवेशन, ठीक है, कहाँ पर रखा गया था, इसे भी आपको ध्यान दे देना है। देखिए बिहार की अगर बात कर ले, जो पटना में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, मतलब कहाँ रखा गया था, तो सीधी आप समझ रहे हैं बिहार में सबसे प्रसिद्ध स्थान तो राजधानी ही है, उसका पटना ही है, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आपको पता है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर में, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, RN मालवंकर ने किया था, ठीक है। इन सबों को भी आपको ध्यान रखना होगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो WC बनर्जी थे उसके अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व की अगर बात कर लें तो लंबी अवधि तक कांग्रेस को अध्यक्ष रहने वाला, सबसे ज़्यादा तक रहने वाला मौलाना अब्दुल कलाम थे। कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये थे, इसे भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्या कहता है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो सीधी बात है, जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोगों का नायक इनको बनाया गया था। यहाँ आप 1-2 चीज़ें और देखिए, जो संपूर्ण क्रांति के लिए आंदोलन चलाई थी, तो इंदिरा गांधी को जब पदच्युत करने के लिए क्या किया था, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति चलाई थी, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब जिन लोकनायक की उपाधि थी इनको दिया गया था, तो लोकमान्य कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। राष्ट्रनायक कौन, किसको कहा गया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। RN जो टाइगर थे, RN टैगोर ने क्या कहा था, देश नायक कहा था। किसको कहा था, सुभाष चंद्र बोस को, SC बोस को कहा था उन्होंने, ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण 1942 को हजारीबाग जेल में अपने सहयोगियों के साथ भागने में सफल हो गए थे। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी। जंगल में जाकर के देखिए, जंगल में जाकर के आज़ाद दस्ता की स्थापना करी थी। ये मुख्य पॉइंट्स थे। आगे बढ़ देखिए 24 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई करी थी। अब देखिए श्यामल दास कॉलेज जो है
भावनगर में गांधी जी के द्वारा क्या किया गया था, स्टडी किया गया था, पढ़ाई किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा बहुत और जान लीजिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर जो है ये कब हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था। माँ का नाम कौन थी, माँ कौन है, पुतली बाई नाम है, पुतली बाई नाम है। ठीक है, और अगर बात कर लें माँ के बाद की, अगर बात कर लें तो उनके पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। कस्तूरबा गांधी उनकी कौन थी, तो पत्नी थी, पत्नी थी। और राजकोट हाई स्कूल में से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, राजकोट हाई स्कूल से। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान दे देना है। आगे अगर कहेंगे तो देखिए लंदन क्यों गए थे महात्मा गांधी, तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गए थे। ठीक है, लंदन क्यों गए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। बम्बई हाईकोर्ट में कुछ समय तक वकालत भी की थी। 1893 ईस्वी में जब अब्दुल्ला सेठ ने उसको साउथ अफ्रीका ले गया तो वहाँ से उनका जो है सो टर्न ये क्या हो गया है, पूरी तरीके से परिवर्तन हो गया है। ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हो गया, ये श्यामल दास वाला हो ही गया, महात्मा गांधी जी वाला हो ही गया। आगे देखिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था गांधी जी ने, जल्दी हमें कमेंट में बताइए। प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, गांधी जी के द्वारा कहाँ किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा, बताइए पहले आप लोग कमेंट में। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति जैसे ही होती है तो मंगल पांडे जी याद आ जाते हैं, कारतूस याद आ जाता है, चर्बी वाला कारतूस याद आ जाता है। अब देखिए अगर बिहार की बात करें पटना से तो पीर अली के नेतृत्वकर्ता में हुआ था आंदोलन। और बात कर लें बिहार में ही अगर बात कर लें कहाँ से, आरा के जगदीशपुर से, तो वहाँ से कौन दिए थे साथ, तो वहाँ से कुंवर सिंह के द्वारा साथ दिया गया था। लेकिन यहाँ प्रश्न कुछ और कहता है, सक्रिय भाग लिया था कौन सब, नाना साहब ने लिया था, बिल्कुल सही बातें हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लिया था, लखनऊ से लिया था इन्होंने, लोहा लिया था लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से। ठीक है, ये भी सही है आपका। बेगम जीनत जो है महल दिल्ली से। कुल मिलाकर के यदि आप देखेंगे ये मौलवी जो है अहमदुल्लाह फैजाबाद अयोध्या से लिया था, ये अयोध्या के पास फैजाबाद है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आंसर जो आएगा कई आपके आ गए, मतलब उपयुक्त एक में से अधिक हो जाएगा, यानी आप ई ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए 1857 के विद्रोह का कारण तो आप समझ ही गए, तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाला वो कारतूस था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पामस्टन थे, पाकड़मो सटसुन तुपलेप न पामस्टन। ठीक है, ऐसे थे, ऐसे, इसे भी आपको ध्यान रखना है। इन सारे बातों को देख करके उन्होंने एक्शन लिया था। ठीक है, चलिए साथियों, शिक्षा की तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ यदि आप चाहते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल से एकदम जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।